हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हैं? आज हम लोग, आपने देख लिया होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम वेरी इनिशियल लेवल टू द लेवल विच इट कैन बी एज पॉसिबल एज इट कैन रीच, जहाँ पे आप लोग जेई नीट के क्वेश्चंस भी आराम से लगा लेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। और बेटा, उसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है। बच्चों, इसके लिए क्या करो, आप लोग एक अलग से रजिस्टर बना लो जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। मज़ा आएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है। और अगर आपको किसी ने भी कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, तो मतलब वो है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाया है और वो आपको भी गुमराह कर रहा है। तो ऐसे लोगों से हो जाइए आप लोग सावधान। अच्छा बच्चों, हेलो एल्केन हेलो अरीन्स क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी क्लास 11th की बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कार्बोकैटायन, कार्बन है। तो उसके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो निकाला है, ठीक है, वन शॉट वीडियो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसमें हम लोगों ने बेसिक जीओसी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। कुछ करीबन 2 घंटे की वीडियो है। तो अगर आप उस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्यों? कुछ बच्चे होते हैं 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, तो अच्छे से वो समझ नहीं पाते हैं, और लास्ट में कई स्कूलों में पढ़ाई जाती है या कई कोचिंग्स में पढ़ाई जाती है, तो बच्चा जल्दबाजी के कारण नहीं कर पाता है। तो जो भी है, आप क्या करिए, हेलो एल्केन हेलो अरीन को समझने के लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप बेसिक जीओसी की 2 घंटे की वन शॉट वाली वीडियो जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन हेलो अरीन। तो बच्चों, आप सबको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन का क्या मतलब है। भाई, टॉपिक पढ़ लें और चैप्टर का जो नाम है वही नहीं पता तो क्या फायदा। तो हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। डेरिवेटिव का मतलब होता है उसका बच्चा। आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। इसका मतलब क्या है कि देखो, तुम लोगों को पता होगा कि जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना, या मतलब क्या होता है, सॉरी, दैट इज CnH2n+2। अब एल्केन में से अगर मैं एक H हटा दूं तो ये बनेगा CnH2n+1 और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। आपको जो ये मिल गया ना, ये आपको एल्काइल ग्रुप मिला है। जब एल्केन में से एक H हट जाता है तो CnH2n+1 मिलता है और उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इस एल्काइल ग्रुप में अगर आप X- यानी कि हेलोजन ग्रुप को ऐड कर दो तो आपको CnH2n+1X ये मिलेगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो एल्केन्स। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को हटाकर आप X लाओ। जरूरी नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन को हटाकर X लाओ। आप 2 भी हटा सकते हो, 3 भी हटा सकते हो, 4 भी हटा सकते हो।
उसकी जगह सारे के सारे हेलोजन्स ला सकते हो, वो भी हेलोएल्केन के अंतर्गत आएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका? हेलोएल्केन का। तो बच्चों कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन बता देना, बड़े आराम से कॉन्फिडेंस से बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हेलोएल्केन सर जी दीज आर नथिंग बट कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन, हेलो प्लस एल्केन्स। ठीक, तो हेलोएल्केन का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। जैसे ये क्या है? दिस इज इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह हम एक Cl ग्रुप को ले आते हैं, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, यानी कि क्लोरो इथेन, हेलो एल्केन। क्लियर होती है बात? आई होप हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान सी बात है। अब हम लोग लगे हाथ पढ़ लेते हैं कि हेलो एरीन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह है, छोटी सी जगह चाहिए, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि हेलो एरीन का क्या मतलब है। देखो, एरीन वर्ड या एरिल वर्ड तब यूज होता है जब कोई ग्रुप आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, या ये कह लो किसी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो। यहां पर हेलो एरीन की डेफिनेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू द sp2 hybridized carbon of an aromatic ring, and that aromatic ring is here we are talking about benzene। तो जो हमको रिजल्टेंट मिलता है, जो हमको कंपाउंड मिलता है, उसको हेलो एरीन मिलते हैं। बेटा देखो, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये बेंजीन है। बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, C6H5 फिनाइल बनेगा, और इसमें हम X जोड़ देंगे तो C6H5X, यानी कि ये। और आप जानते होंगे कि बेंजीन में जितना भी कार्बन एटम होता है, चाहे ये हो, 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 ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो देखो बच्चों, डेफिनेशन को कितनी खूबसूरती से ये चीज डिफाइन कर रही है कि व्हेन हेलोजन यानी कि X इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, एंड हियर वी आर डीलिंग विद द बेंजीन। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन। और इसका आप एक एग्जाम्पल देख लो यार, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का मुझे लगता है आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, जहां हमने हेलो एरीन में sp2 की बात करी है, आप हेलो एल्केन में ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में कि हेलो एल्केन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वेयर हेलोजन is attached to sp3 hybridized carbon atom। क्योंकि देखो, अब जैसे ये जो Cl है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आई होप यू मस्ट हैव लर्न दी हेलोकेन एंड हेलोरीन का मतलब। इसको आराम से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Classification of halogen containing compounds। एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से चालू की है, ताकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग एकदम जीरो हो, और जीरो से आपको मैं क्या बनाने वाला हूं? हीरो। हीरो बनना है कि एकदम विलन? विलन जानते हो ना, विलन कौन है? KGF। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड कंटेनिंग
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, तो यहां पे आप लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू विल गेट टू नो सम बेसिक कॉमन नेम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। चलो, हेलोल्केन हेलोरीन तो मतलब आप लोगों ने जान लिया, तो हम आपको बता देते हैं कि हेलो एल्केन को आप एल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल C2H5Cl। तो दिस इज ऑल्सो इन द कॉमन फॉर्म कैन बी रिटन एज इथाइल क्लोराइड। अभी जो मैंने पीछे लिखा था वो था क्लोरोइथेन, वो उसका IUPAC है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, हेलो अरीन। हेरोअरीन का मतलब एरिल हैलाइड। इसका एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। तीसरा, यहां से आपको बातें याद रखनी है। तीसरा कंपाउंड है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? वो हैलोजन जो बेंजीन के साथ जो कार्बन है, या ये कह लो वो कार्बन जो बेंजीन के साथ जुड़ा है और उसी कार्बन पे आपका हैलोजन भी जुड़ा है। ये देखो, ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है, जैसे मान लेते हैं टॉलीन। अब यहां से एक H हटाया, यहां से तुमने एक H हटाया और उसके बदले तुम Cl ले आए, तो ये जो पोजीशन होती है क्लोरीन की इस कार्बन के साथ, इसको बोलते हैं आपको बेंजाइलिक क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद रखना, ठीक है। तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए या कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, दैट इज द बेंजाइलिक। अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ना जो इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, उसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं, और ये वाला जो कार्बन है ना इसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो याद रखेंगे, बेंजीन के जस्ट बगल में कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह हैलोजन आ जाएगा, दैट इज दी बेंजाइलिक क्लोराइड। फोर्थ, अभी हम लोग ना बेंजाइलिक क्लोराइड्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे मैं आपको लगे हाथ एक बात बता देता हूँ, जैसे मान लो ये आपका एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक कार्बन है, उसके बगल में एक कार्बन है, उसके बगल में एक और कार्बन है और तब जाके क्लोरीन जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक क्लोराइड नहीं है। बेंजाइलिक क्लोराइड तभी माना जाएगा जब इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा। यहाँ पर जुड़ा है कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर भी जुड़ा है तो भी कोई फायदा नहीं है, जब तक इस पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा। तो बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन या वो कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसके साथ जो जुड़ा होगा, दैट इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के बाद हम लोग आते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है भैया? डबल बॉन्ड के बगल में ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, एक कार्बन एटम को ले लेते हैं, इससे X को जोड़ देते हैं, इस चीज को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो याद क्या करना है आपको
कि डबल बॉन्ड के डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाला जो कार्बन होता है दैट डिनोट्स द एलाइलिक कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो एलाइलिक हाइड्रोजन्स हैं। इसके साथ जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा है उसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। याद रखना ये पोजीशंस दो भी हो सकती हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड अगर हम ले लें तो यहां पर जरा बच्चों देखना दो दो एलाइलिक हैं, दो दो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के जस्ट बगल में एक ऐसा कार्बन है तो ये तो एलाइलिक कार्बन है, और इसी एलाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। सिमिलरली डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है दैट इज द एलाइलिक कार्बन, और उसके बगल साथ में हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो दैट इज द एलाइलिक हैलाइड। तो आपने यहाँ पे क्या क्या वर्ड सीखे, हेलो एल्केन उर्फ एल्काइल हैलाइड, हेलोअरीन उर्फ एराइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड बेंजीन के साथ कार्बन होगा, कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा, एलाइलिक हैलाइड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बगल वाला कार्बन एलाइलिक होता है। नेक्स्ट फिफ्थ विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, थोड़ा सा बेंजाइलिक एलाइलिक से हटके रहता है। आप ये देखो यहाँ पे जो हेलोजन है sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है, यहाँ पे भी हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा है। ठीक है, तो एक बार जरा देख लेते हैं। अपना हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज के साथ जुड़ा होता है, एराइल हैलाइड में sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होता है। अभी इन दोनों के बारे में जो पढ़ा उसमें भी sp3 के साथ जुड़ा होता है। जो विनाइलिक हैलाइड है वो हेलोअरीन की तरह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, आसान भाषा में जरा समझिएगा आप। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ले लो बच्चों, ले लीजिए, इथीन ले लिया, और उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम का एक H हटा दो, उसके बगल में हेलोजन ग्रुप ऐड कर दो। तो क्या देखते हैं आप कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो विनाइलिक होता है। और ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखिए बच्चों, है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हो गई बात। विनाइलिक हैलाइड का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर हेलोजन जुड़ा होता है। अब जैसे बच्चों चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये कौन सा है, ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, और उसके बाद ये कौन सा है। तो एक जस्ट अ स्मॉल रिवीजन, ये जो पहला वाला कंपाउंड है, चूंकि ये जो X है बेंजीन के साथ जुड़ा है तो ये हेलोअरीन है। यहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ हेलोजन जुड़ा है। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो विनाइलिक हैलाइड हो गया। डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन है, उसके साथ हेलोजन जुड़ा है तो ये एलाइलिक हो गया। ठीक, बेंजाइलिक सामने लिखा है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वर्ड बेटा बहुत ज्यादा अभी यूज होने वाले हैं, तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। आपका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो जेम और विकनल है। तो ये आपके नेक्स्ट नए टर्म हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। वन इज द जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड को शॉर्ट फॉर्म में जेम भी बोला जाता है। जेम तो जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मूला जैसे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है कि एक ही कार्बन के साथ दो सेम तरीके के हेलोजन्स होते हैं। क्या बोल रहा हूं कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उस एक कार्बन के साथ, किसी एक कार्बन के साथ दो सेम हेलोजन्स ग्रुप जुड़े होंगे तो वो डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड कहलाया जाएगा।
अच्छा, जरूरी नहीं कि जेमिनल वाला केस सिर्फ डाई हैलाइड्स में हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो OH ग्रुप्स आ गए तो वो जेमिनल डाई हाइड्रोक्सी हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है, बस दो सेम होने चाहिए और एक ही कार्बन भी होने चाहिए। जैसे मान लो CH3 CH2 CH, इधर भी Cl है, इस कार्बन में भी Cl है, तो इसी कार्बन से आपके दो हैलाइड्स ग्रुप जो जुड़े हैं दोनों सेम जुड़े हैं, तो इसलिए ये जेमिनल डाई हैलाइड के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट केस हमारा आता है विकिनल। ये भी विकिनल डाई हैलाइड्स। विकिनल डाई हैलाइड्स को शॉर्ट में विक बोला जाता है, VIC, विक। विकिनल डाई हैलाइड्स जेमिनल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर भी दो हैलोजेंस होंगे जो कि दोनों सेम होंगे, लेकिन ये एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़े होंगे, सेम कार्बन एटम से नहीं जुड़े होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल CH3 CH CH2, तो इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ भी ब्रोमीन जोड़ दिया, तो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स और दोनों के साथ सेम ग्रुप लगा है, तो उसको विकिनल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्रोमाइड्स हैं तो ये विकिनल डाइब्रोमाइड है, ये जेमिनल डाइक्लोराइड है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, आपको जो वर्ड्स जानने हैं और जिसमें बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो है N आइसो, सेक, टर्ट, नियो। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर कहीं पे लिखा है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसका N का मतलब होता है कोई स्ट्रेट चेन, सिंगल सिंपल स्ट्रेट चेन। ब्यूटाइल ब्रोमाइड है यानी कि 1 2 3 4 और उसके साथ ब्रोमीन। दूसरा आइसो। आइसो, जब भी वर्ड आइसो आए तो उसके लिए आप क्या करो, एक L बना दो, L ऐसे, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, इस कार्बन एटम की चौथी वैलेंसी फ्री रखो। ये L बनाने पर ये वाला जो कार्बन है दैट करस्पॉन्ड्स टू द आइसो पोजीशन, आइसो। अब उसके बाद जो कह रहा है वो कर दो। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ, तो ये आइसोप्रोपाइल तो बन ही चुका है, अब करना क्या, अल्कोहल ऐड करना है, तो इस कार्बन के साथ OH ऐड कर दिया, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। अब मैं तुम्हें कहूँ नहीं यार तुम ऐसा करो कि तुम मुझे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाकर दिखाओ, तो इसी आइसो पोजीशन में देखो 3 कार्बन एटम्स ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें ब्यूट चाहिए यानी कि 4 कार्बन एटम चाहिए टोटल, तो हम इसी कार्बन एटम के आगे एक कार्बन एटम और जोड़ देंगे और साथ में ब्रोमाइड यानी कि Br जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक। सेक बेसिकली क्या होता है, सेक या टर्ट, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री को करस्पॉन्ड करता है। जैसे N ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में डिग्रीज ऑफ कार्बन बताओ कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, तो आप कैसे बताओगे, चलिए आइए समझते हैं। Br के बगल वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की अगर मैं डिग्री पूछूं तो क्या है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री। यू हैव टू मेंशन द डिग्रीज ऑफ द कार्बन एटम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट टर्म्स, इन रिस्पेक्ट कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अब जैसे ये वाला कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है, ये कार्बन फिर से 2 से जुड़ा है 2 डिग्री है, ये एक ही से जुड़ा है 1 डिग्री है। जो 2 डिग्री होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं या सेक कहते हैं, तो अब ये सेक है, ठीक है, और ये भी सेक है। इसका इस पे आओ आइसो में, ये वाला कार्बन सिर्फ 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है,
ये वाला कार्बन देखो बच्चों, 1 2 3, दिस इज 3 डिग्री। 3 डिग्री को क्या कहते हैं? टर्शियरी या शॉर्ट फॉर्म में टर्ट। जैसे इसको सेकेंडरी का सेक कहते हैं, इसको टर्शियरी का टर्ट कहते हैं। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। तो यहां पे आपको क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? N क्लियर हो गया, N मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो मतलब क्लियर हो गया, L बनाकर आगे कंटिन्यू करेंगे। सेको टर्ट का मतलब सेकेंडरी कार्बन, टर्ट का मतलब टर्शियरी कार्बन। नियो की बात आती है तो नियो का मतलब जब एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन एटम से घिरा हो ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो नियो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। देखो ये वर्ड्स जो कॉमन नेम्स हैं, ये मैं कुछ ऐसे चुन रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं आते, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक। एन पेंटाइल 5 कार्बन एटम है और नियो वर्ड जुड़ चुका है। तो एक कार्बन एटम चारों तरफ से कार्बन एटम से बच्चों घिरा होगा। तो 5 कार्बन तो हो ही गए, मतलब पेंटाइल वाला वर्ड तो खत्म। नियो भी मतलब खत्म कि एक वाला जो ये कार्बन है ये चारों कार्बन से घिरा हुआ है, और आगे ब्रोमाइड है, यानी कि यहाँ पे किसी भी एक कार्बन से ब्रोमीन जोड़ दो। तो दिस इज नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब नियो पेंटाइल ब्रोमाइड में ये कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। सिर्फ ये बीच वाला कार्बन है जो क्वार्टनरी है, यानी कि 4 डिग्री। बाकी सारे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अभी आगे चल के इस पर एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन मिलेगा, जब आएगा तब बताएंगे हम आपको। टिल देन आप लोग ये टर्म्स को प्लीज अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के अंदर घुसते हैं, घुस जाओ अंदर। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। भाई देखो, हेलो एल्केन हेलोरीन जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट द कार्बन एटम एंड द हेलोजन बॉन्ड एंड द हेलोजन एटम। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की कहानी भी तो थोड़ी सी जाननी चाहिए ना बच्चों। तो देखो बेटा, CX से रिलेटेड तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जाननी है कि X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। कितनी बेहतरीन बात है ना, क्योंकि X क्या है? X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और यहां पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया CX के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में 1 वर्ड बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अक्सर बच्चे आयनिक बॉन्ड पे क्लिक कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जब तोड़ेगा तो आयंस देगा, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड पे क्लिक कर देते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें इसका, तो बेटा क्या होगा, इसकी हम सीरीज लिख देते हैं कि आखिर ये X क्या क्या हो सकता है। एक तो CH3F हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है, या CH3I हो सकता है। आप सर ये क्या कर रहे हो, बार बार जैसे ही नीचे आते जा रहे हो वैसे वैसे आप उसकी बॉन्ड को बढ़ाते जा रहे हो। बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ। क्यों बढ़ाता जा रहा हूँ, उसका लॉजिक कहीं ना कहीं आपको मालूम है, आप लोगों ने 11 में कहीं ना कहीं पढ़ा है। भाई हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, है ना, तो हमारे एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, किसका? फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो का, वैसे वैसे क्या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं होगी? बॉन्ड लेंथ क्या है?
अगर एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो अगर हम ये कहें और मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। एंड इफ स्टूडेंट्स bond length increases, so you know better when you have studied the chemical bonding chapter, it's a very basic thing that bond length is inversely proportional to bond dissociation enthalpy। ठीक है भाई, जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी ज़्यादा है। मैं इस बॉन्ड को पता है क्या बोलता हूँ? छोटा सा चुन्ना मुन्ना धागा। अब इतनी छोटी सी थ्रेड दे दें तुम्हें तो तुम उसको तोड़ पाओगे? ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ ही नहीं पा रहे। और अगर हम यहाँ तो इतनी बड़ी सी थ्रेड दे दें, ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, टक टूट जाएगी। तो बड़ा धागा आसानी से टूटता है, बड़ा बॉन्ड आसानी से टूटता है, इसलिए उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी समझते हो ना यार? सिंबल, हाँ वही 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 जो तुम कह रहे हो। बॉन्ड को तोड़ने वाली जो शक्ति होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी, जो कि इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, यानी कि CH3I आसानी से टूटेगा। अगर CH3I आसानी से टूटेगा यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। भाई रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? पुराने बॉन्ड टूटने चाहिए, नए बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो अगर ये रिएक्टेंट का हिस्सा होता है CH3I तो वो जल्द से जल्द टूटेगा और जल्द से जल्द रिएक्ट करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। इन व्हाट टर्म्स आई एम सेइंग द केमिकल रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग? ऑन द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वी कैन सी दैट CH3I कैन बी ब्रेक इजली। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव मोस्ट लिख दिया ना मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब कुछ और चीज बची यहां पर नेचर ऑफ द CX बॉन्ड में बताने लायक। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, भूल गए? अरे यार डाइपोल मोमेंट में कुछ नहीं होता। देखो, अगर कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि ये है, तो जैसे HCl में है, क्यों? क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो होता क्या है, हम लोग यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का अगर जब साइन बनाते थे तो कैसा बनाते थे? ये एरो, दिस एरो हेड इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दिस टेल इज टूवर्ड्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या पढ़ा था डाइपोल मोमेंट में? बेसिक चीज कि वो म्यू से रिप्रेजेंट होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू डी होता है, ठीक है। और कोई एक बात, हाँ जी एक बात और पढ़ी थी कि जो आपका म्यू होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे काफी निर्भर रखता है, काफी डिपेंड होता है, और होना भी चाहिए ना यार। म्यू इज इक्वल टू क्यू है ना, तो चार्ज कौन सा? ये जो चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज निर्भर होती हैं, डिपेंड करता है। अच्छा भैया, ये बात जैसे ही हम बोला तो आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैलोजेंस हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये बात तो पता होगी आप सबको कि नहीं? पता है ना यार, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। यानी कि अगर फ्लोरीन C के साथ जुड़ा है
तो इस पर बहुत बड़ा पार्शियल नेगेटिव होगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। जैसे ही नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हो ना, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। कब? जब वो कोवैलेंट बॉन्ड में या किसी मॉलिक्यूल में जुड़ा हो वो पर्टिकुलर एटम। जैसे CH3Cl, Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, लेकिन क्या उतनी खींच पाएगा जितनी फ्लोरीन खींच रहा है? नहीं खींच पाएगा। तो इसका पार्शियल नेगेटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा, पोलैरिटी डिफरेंस कम होने लग गया, Br में और कम हो जाएगा, I में और कम हो जाएगा। यानी कि डाइपोल मोमेंट जो कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, वो सबसे ज्यादा किस में है? CH3F में। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, सो तो नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है सब? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, ठीक है? और अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। तो CH3F का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का, और फिर CH3I का। किस बेसिस पे किया मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में कम है? I में, CH3I में, क्योंकि I इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड CH3F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप जानते हैं केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शनल केस है, तो यहां पे ये एक्सेप्शनल केस है। और एक्सेप्शनल केस क्या है? जरा गौर से देखो, ऐसा आप सोचोगे, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लिख लो यहां पे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एक आध मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप जानते हो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन एटम हैज अ वेरी स्मॉल साइज, it has a very small size, therefore its bond length is very small, यानी कि जो C के साथ F है ना, ये बहुत स्मॉल है। अब बेटा होता क्या है, जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है वो Q इंटू डी पे डिपेंड करता है, और D क्या है तुम्हारी? D है तुम्हारी बॉन्ड लेंथ। अब फ्लोरीन के केस में देखा क्या गया कि उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा कम होती है, माना उसका Q बहुत ज्यादा है, माना फ्लोरीन का Q ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन D यानी कि बॉन्ड लेंथ उसकी इतनी लुल होती है, इतनी बेकार होती है, इतनी छोटी होती है कि जो ओवरऑल रिजल्ट आता है ना डाइपोल मोमेंट का, वो थोड़ा सा कम आता है अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि CH3F, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि CH3F का डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वैल्यूज निकाली तो देखा क्या, हमने ये देखा कि CH3Cl टॉप कर गया, CH3Cl टॉप कर गया, फिर CH3F आया, फिर CH3Br और फिर CH3I। बाकी सब सेम था, क्योंकि यार देखो ये जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ये हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सब चीजें एडजस्ट रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा करते हैं, हम वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। और जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो कभी कभार कुछ लोचा फंसता है। तो वैसे तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये सीरीज लिखकर शांत हो गए। उन्होंने कहा देगा रंगबाजी है अपन लोगों की, कर दिया एकदम ठेस। आओ चलो वैल्यूज निकालें,
वैल्यूज निकाली तो लोचा हो गया यार। देखा ये गया कि CH3F और CH3Cl में CH3Cl की ज्यादा आ रही है, बाकी वो वही सीरीज फॉलो कर रहा है ये वाली। अब ऐसा क्यों? तो चलो कोई रीजन ढूंढ डालो। मतलब ये तो वही बात हुई, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो क्या है कि इसका रीजन आपको बताने का प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या प्रयत्न करना है? छोटा सा, कि CF बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि फ्लोरीन सबसे टॉप पे है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होने से, उसके एटॉमिक साइज छोटे होने से क्या लेना देना है जी? अरे भाई बिल्कुल लेना देना है। म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है। अगर डाइपोल मोमेंट तुम्हारा Q पे डिपेंड करता है तो कहीं ना कहीं तो वो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है भाई, जिसकी वजह से ओवरऑल जो उसकी वैल्यू आई, जो एवरेज वैल्यू आई म्यू की फॉर CH3F इज लेस देन दैट ऑफ CH3Cl। सर आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आप बाकी के लिए फिर क्यों नहीं देख रहे हैं डी बॉन्ड लेंथ? नहीं, द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड लेंथ सिर्फ इस केस के लिए कंसीडर किया गया है आपको समझाने के लिए, उस वैल्यू को सही जस्टिफाई करने के लिए। तो क्या हमको कैसे पता चलेगा सर? तुम्हें याद रखना है यार, ये कॉन्सेप्ट को एज अ एक्सेप्शनल केस में डालकर उसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड एंड लेट मी रिवाइज व्हाट यू ऑल हैव टू कवर इन दिस। यू ऑल हैव टू कवर दैट इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। On moving down the group, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी डिक्रीज होती है, तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि CH3I आसानी से टूट जाता है। फिर डाइपोल मोमेंट पे बात आ गई थी, वो अभी मैंने समझाई है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं अपना पार्ट 1 एंड करता हूँ और अब मैं आपको बता दूं कि आगे आने क्या क्या वाला है। हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में खूब सारे पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, मतलब आई विल likely to cover most of the part which is there in the board JEE mains advanced NEET. I will able to make you understand all type of questions which has came in the previous year, as well as we will also cover the NCERT questions, all the questions. Either I can make a separate video, a separate section for that, a separate playlist for that, और अगर मन हुआ तो मैं साथ साथ यहीं पे सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। स्टे ट्यून टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर जाती है। लव यू ऑल।